नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री राजेश कुमार गुप्ता जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राजेश जी रवि। जो है वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पिछले कार्यक्रमों में भी हमारे साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, कई प्रमुख मंत्रालयों को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ काउंसिल। और आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर, जो हमारे कानून है, या पर्यावरण संरक्षण की को लेकर हमारे जो कानून है उसके बारे में। क्योंकि उसके बारे में जब भी सर्दियां आती हैं तो थोड़ी उसके विषय में चर्चा हो जाती है। कभी कोई गंगा के विषय में कोई एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई निर्णय आता है, तब हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्कोर्स उसके ऊपर नहीं है। शायद उसका कारण ये है कि इसको लेकर जो हमारा कानूनी ढांचा है, उसकी समझ भी लोगों में थोड़ी सी कम है। तो हम लोग, और कई बार जो है इन कानूनों को विकास विरोधी भी बताया जाता है। और पर्यावरण जो है वो भारतीय जीवन शैली का एक अभिन्न, पर्यावरण संरक्षण भारतीय जीवन शैली का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है। उसके अपने कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं। और अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे क्या कानून हैं, क्या कानूनी ढांचा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक यू। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। राजेश जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि थोड़ा हमें ये बताएं कि हमारा जो कानूनी ढांचा है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, और हमारे भारत में उसके कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ भी हैं क्या, या हमने सब कुछ जो है वो विदेशों से ही, इंटरनेशनल कन्वेंशन से ही लिया है जी। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। क्योंकि जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हमारी तो सबसे पुरातन संस्कृति है, प्रवाह संस्कृति का प्रवाह हमारा बहुत पुराना है। कम से कम 5,000 साल का तो नोन ही है। तो लेकिन हम अपने जैसे कि ग्रंथों की बात करते हैं तो ऋग्वेद की बात करते हैं। तो हमारे तो जो देवते हैं ऋग्वेद के अंदर, वो जो जैसे हमारे इंद्र हैं तो वो वर्षा के देवता, वरुण मतलब वायु का देवता, और फिर पानी का देवता, वर्षा का देवता। तो ऐसे सारे सारे देवते ही पंच तत्वों के हिसाब से होते थे, और हम उनकी पूजा करते रहे। और सबसे जो हमारा जो भारतीयता का कंसेप्ट है वो पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, पंच तत्व। तो उसमें अर्थ मतलब धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन सब चीजों की बात हमारे जो है, हमारे जो पंच तत्व या पंच महाभूत में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मानते हैं, इसके अंदर भी कोई ईश्वर नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई परम तत्व नहीं आ रहा। वो पांच चीजों की बात करें जो पांचों चीजें प्रकृति से बन रही है और प्रकृति को वो करती है। तो जब से ये हमारा संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी शुरुआत होती है, तो पंच तत्व के बिना कोई बात नहीं होती। ये पांच तत्व ही आज वो सारे कानूनों का बेस है जिसको एंटी पोल्यूशन प्रोटेक्शन लॉज बोलते हैं। तो मैं अभी धीरे बताऊंगा, तो इन पंच तत्वों पर ही आएंगे। तो 5,000 साल बाद हम पंच तत्व की तरफ वापस जाएंगे। तो ये जर्नी वी स्टार्टेड 5,000 years ago, अल्टीमेटली वी आर गोइंग बैक एंड अडॉप्टिंग द सेम पंच पंच महाभूता और पंच तत्व एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। उसके अलावा जो हम क्योंकि वेदों में विश्वास करते हैं, तो हमारा ऋग्वेद में तो मैंने बताया ही कि इंद्र वरुण सारे देवते ही इन चीजों पे थे। एक हमारा अथर्ववेद है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। उसके अंदर एक पृथ्वी सूक्त आता है, जिसके अंदर वो बोलता है पहली बार कि धरती मेरी माँ है, हम सब इसके पुत्र हैं, और हम पुत्र हैं तो हमें अपनी माता की रक्षा करनी। तो ये धरती तो है, वो पंचतत्व तो है जो हमारी, हम उसके पुत्र हैं, उससे निकले हुए हैं, हमारे सब उससे बने हुए हैं। तो उसकी उसके उसको उसको ठीक रखने का, उसकी रक्षा करने का, ये ये हमारी संस्कृति में जब भी हम सोचते हैं शुरुआत कब हुई होगी, तो पहले दिन से ही पंचतंत्रों के बारे में, एक माता और पुत्र का संबंध जो है हम लेके चल रहे हैं। और अब पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि ये धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो इनसे हमारा नाता है, सांस्कृतिक नाता है। उन लोगों का नाता बायोलॉजिकल नाता है, हमारा नाता संस्कृति का नाता है, हमारा भावनात्मक नाता है। इस हिसाब से हम थोड़े से दुनिया से अलग हैं। तो यही मैं कहना चाहता तो अभी जो कानूनी ढांचे हैं, आप हमारा है पर्यावरण संरक्षण के लिए हम देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं बेसिकली वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो इसको रोकने के लिए
मौजूदा क्या कानून भारत के अंदर मौजूद है, कुछ जो प्रमुख कानून है, और ये इनका इवॉल्व ये कैसे हुए, कैसे हम जो है आप इन माइलस्टोन्स तक पहुंचे, इन कानूनों को हमने कैसे बनाया, उसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, क्या उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव है, या हमने विशुद्ध रूप से अपने ही हिसाब से जो है ये चीजें बनाई हैं। तो थोड़ा कानूनी ढांचे के बारे में बताएं। जी हाँ, कानूनी ढांचे, क्योंकि काफी समय तक अंग्रेज थे यहाँ पर, तो अंग्रेजों के कानून थे। और सही बात है कि ये जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं वो भी नए हैं ना इस देश के अंदर। जब तक अंग्रेज भी रहे तो इंडस्ट्री का वो लेवल नहीं था जो यूरोपियन कंट्रीज में था, जहाँ बहुत अधिक पोल्यूशन बढ़ा था, जैसे कि इंग्लैंड था या यूरोपियन कंट्रीज थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो थेम्स नदी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सीवेज बन गई थी और वहाँ बहुत पोल्यूशन होता था। तो वहां तो थोड़ा जल्दी हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा लेट था, कम था। तो हमारा यहाँ देर हुआ। तो पहले मतलब एक ही कानून था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा था, उसके अंदर एक न्यूसेंस का मामला था कि पोल्यूशन का मतलब कोई न्यूसेंस फैला था। तो केवल न्यूसेंस मतलब उसमें कई चीजें आती थी, उसमें पर्यावरण संबंधित चीजें भी आ जाती थी। और इंडियन पिनल कोड में आता था, सीआरपीसी के अंदर भी कुछ प्रोविजंस थे उसमें पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, पोल्यूशन की बात आती थी। पर वो इतना छोटा सा हवाला था, तब शायद इतनी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि शहर नहीं थे, गांव थे। और गांवों में तो सीवेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। शहर बने तो सीवेज बनेगा, सीवेज बनेगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो पानी के केमिकल्स या करेक्टर चेंज होगा, हवा का और केमिकल्स। फिर व्हीकुलर पोल्यूशन, इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी और शहर नहीं थे। इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात काफी है। थी, लेकिन जो है हाँ, इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी। तो इसलिए जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां जरूरत महसूस हो रही थी, फिर हम थोड़ा सा एक बार, अगर आपकी अनुमति हो तो, एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में जी जी, थोड़ा सोच बिल्कुल करके बिल्कुल। बात कर लेते हैं। मैं मुझे अच्छा भी लगता है और थोड़ा बुरा भी लगता है कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, या मतलब पर्यावरण संबंधी कानून है, उसकी शुरुआत जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट से हुई। यूरोप में राजनीतिक दल तो थे, लेकिन यूरोप के अंदर तकरीबन 100 बरस पहले से, क्योंकि वहां पर ये मुद्दे उठने शुरू हो गए थे, वहां पर शहर हो गए थे, वहां पर नदियों की दिक्कत, वहां पोल्यूशन की दिक्कत, तो पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हुई, जिसमें कि ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हुई, जिनका मुद्दा ही ये था पर्यावरण। तो यूरोप में ये ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज पहले बहुत शुरुआत में हुई, उन्होंने अपने एजेंडे में डाला, अपना ये डाला कि हम इसमें काम करेंगे, वो करेंगे। फिर वो ग्रीन पार्टीज इतनी पावरफुल हो गई कि कई कई देशों के अंदर वो सत्ता में भी आ गई। और क्योंकि वो ग्रीन पार्टीज थी और वो सत्ता में आई, तो उनके लिए पर्यावरण रक्षा जो था वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और वहां पे जागरूकता भी थी। और उस तरह से ग्रीन पार्टी से यूरोप के अंदर ग्रीन लॉज आने शुरू हुए, एनवायरमेंट लॉज आने शुरू हुए। यूरोप में एनवायरमेंट लॉज आने शुरू हुए, तो फिर ये इंटरनेशनल कन्वेंशन बननी शुरू हुई। तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एनवायरमेंट बिकेम ए पॉलिटिकल मूवमेंट इन यूरोप एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन और कानून आए। मैं मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि भारत एक बहुत ही जागरूक देश है। हमने पॉलिटिकल मतलब, अब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने पूरे देश को एक पॉलिटिसाइज कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, बोला कि हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और नमक के बारे में उन्होंने आंदोलन, ये सारे बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पे हुए देश के अंदर। और ये आजादी की पहले की बात कर रहा हूँ, तब तक तो हमें आजादी चाहिए थी, कांग्रेस थी या बाकी संगठन उसमें लगे हुए थे। आजादी के बाद भी पॉलिटिकल मूवमेंट हुए यहाँ पर। हमने 75 के अंदर जयप्रकाश नारायण जी का बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट देखा, बाकी भी विनोबा भावे सब कुछ है। लेकिन हमने भारतीय संदर्भों में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं देखा जिसने पर्यावरण को अपना मुद्दा बनाया। भ्रष्टाचार को लेके भी आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी को लेके सब कुछ हुआ, लेकिन पर्यावरण को लेके कोई मूवमेंट मेरी जानकारी में नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में हुए। अब जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से बड़े राजनीतिक दल हैं, आप उनका मैनिफेस्टो उठा लो ना। अब उनका मैनिफेस्टो उठाओगे तो पहली बार दिल्ली के चुनावों के अंदर यमुना का मुद्दा जोर शोर से उठा कि हम यमुना को ठीक करेंगे, हम यमुना को ठीक कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के अंदर भी यमुना का मुद्दा, और दिल्ली में कितनी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इतना ज्यादा है, पर पॉलिटिकल मूवमेंट अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा है। लेकिन कोई राजनीतिक दल इसके बारे में बात नहीं करता, कोई एजेंडे में बात नहीं आती। इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ महान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एनएसयूआई के है, एसएफआई, बड़े बड़े संगठन है जिनके लाखों वो है, उनकी भी कार्रवाई के अंदर कहीं पर्यावरण, वो सब सफर कर रहे हैं, हम सब एक साथ सफर कर रहे हैं, पर उसके अंदर भी उनका नहीं आता है। मैं तो चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये स्टूडेंट मूवमेंट्स
स्कूल यूनियंस, कॉलेज यूनियंस पर्यावरण के बारे में अपने एजेंडे में डालें, बात करें, पर अभी करते नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक संगठन है, बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, किसानों के संगठन है, इतने बड़े बड़े, भारत बहुत बड़ा देश है तो हर संगठन बड़ा है, लेकिन वो हालांकि एक बड़े। अच्छी डेवलपमेंट हुई है राजेश जी, जितना मेरे ध्यान में, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ट्रैक करता हूँ, उस पर लगातार लिखता हूँ। हाँ। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पूरा नया वर्टिकल सेटअप किया है। हम्म। और उसके ऊपर काफी ग्रास रूट लेवल के ऊपर अच्छा काम जो है, हर जिले स्तर पर इकाइयां बनाकर हाँ 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 वो हो रहा है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि अच्छा। बहरहाल हाँ, आप अपना जो है हाँ। बताइए कि तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस जी, की मैं बात इसलिए कर। कहना चाह रहा हूँ, आपने जी। अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का आपने नाम लिया, क्योंकि हमारा एक संगठन है देवता परिषद, अखिल भारतीय देवता परिषद। तो पिछले 5 साल से हमारे जो कन्वेंशन होती हैं उसमें 2-2 हजार लोग आते हैं। हमारे किसी कन्वेंशन में पानी की बोतलें नहीं दी जाती, हमारे वहाँ पानी का वो लगा देते हैं, हम अपने अपने एक छोटी सी बोतल हमें दे दी जाती है कि अब आपने इसी में पानी पीना है। तो मैं ऐसे कई संघ के संगठनों में गया हूँ, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई कॉलेजेस में गया हूँ जहाँ पर लोग पानी की बोतलें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो एक ये तो बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन अगर इस तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो शुरुआत हुई, और अगर तेजी से बढ़ेगी राजनीतिक तो क्षेत्र बहुत में जागरूकता नहीं है, ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए। और सांस्कृतिक क्षेत्र में, स्टूडेंट यूनियंस में उस तरफ भी हाँ। थोड़ा बढ़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा। खैर, ये तो एक बैकग्राउंड हो गई जो थोड़ा जानना भी जरूरी था। पहला कानून हमारे यहाँ पर आता है, लेकिन उससे पहले मैं एक कन्वेंशन के नाम लेता हूँ, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन थी, ये 1972 में हुई। और इसका जो मेन मुद्दा था वो पोल्यूशन को लेके था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को लेकर था। इसके अंदर दुनिया भर के सब देशों ने भाग लिया, भारत ने भी इसमें भाग लिया। इसमें बोला गया है कि जैसे तब उस वक्त ये हो रहा था कि ये जो है अपना ऊपर कि भाई पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इससे ओजोन लेयर ये सब जगह पे दिक्कतें आ रही हैं, तो दुनिया भर में एक साथ मिलकर कुछ काम करना चाहिए। तो काम करना चाहिए तो सब देशों को अपने कानून बनाने चाहिए। तो ये 72 में ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई, और 74 में हमने पहला कानून बनाया जिसका नाम था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तब से वाटर की बात हो रही है। वाटर, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि शहर बढ़ने शुरू हुए, आपने बोला शहर बढ़े तो सीवेज हुआ, सीवेज हुआ तो सीवेज तो सीधा पानी में आ रहा है। तो पानी का पोल्यूशन बहुत बुरी तरह से बढ़ना हो गया, इंडस्ट्री हुई। तो ये जैसे आगरा की टैनरीज थी, यहाँ पे चमड़े का काम होता, तो चमड़े का सारा पानी यमुना में। उसके बाद कानपुर में गंगा। भी यही था। हाँ। कानपुर बोलिए। में भी। हर जगह पे, हर जगह पे, हम्म। कानपुर में भी ये था। अब हर जगह पे शहर, गंगा जो है हमारी पहली बार धरती पे अवतरित होती है तो हरिद्वार में होती है। ऋषिकेश में कहीं, हाँ ऋषिकेश में हो जाती है। ऋषिकेश बड़ा शहर हो गया, उसके बाद हरिद्वार बड़ा शहर हो गया, मेरठ मेरठ सारे दिल्ली कहीं पे पूरा का पूरा रास्ता जो है, तो बड़े बड़े शहर हो गए, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो थे ही नहीं। तो सारा सीवेज गंगा में आता था, ऐसे सारा सीवेज यमुना में जाता था। तो इस नॉर्थ की सबसे बड़ी जो नदी है उसके अंदर इतना पॉल्यूशन हो गया। और साउथ में तो जो था, वो साउथ में भी बड़ा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओ, हो रहा वो था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहां भी वो दिक्कत आ रही थी। मैं अब मुकदमों में आऊंगा तो हम साउथ के भी बहुत से मुकदमे आएंगे इसके अंदर, क्योंकि सब जगह पे हो रहा था ना, ये पूरा भारतीयकरण हो गया पोल्यूशन का, अखिल भारतीयकरण हो गया। तो, इसको हम एक राष्ट्रीय समस्या कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल राष्ट्रीय समस्या है। मैं, ये क्षेत्रीय समस्या नहीं है, और ये मेरे राष्ट्रीय अखिल भारतीय समस्या के शब्द को आपत्ति के तौर पे ना लिए जाए, मैंने बोला कि अखिल भारतीय करण है। पर्यावरण को। तो ये पहला कानून आ गया 74। इसी के अंदर दो दो इसमें बोर्ड बने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीबीसी बोलते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन गया भारत, दिल्ली के अंदर उसका हेडक्वार्टर था। उन्होंने हर शहर के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बनाए, फिर उन्होंने अपने रूल्स बनाए, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोई भी इंडस्ट्री पॉल्यूट नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा दिल्ली से बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद की गई है। हाँ, लेकिन 74 में बन गया, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रही थी ना। हमको याद होगा कि मैं तो जब थोड़ा सा आयु कम थी तो मोटरसाइकिल चलाता था, और यामा RX 100। तो शर्ट जो थी मैंने आज काली डाली हुई, तो व्हाइट डालता था तो काली हो जाती थी। तो ये हमने सबने देखा है कि हमारे कमीजें काली हो जाती थी, ये कानून के बावजूद भी हो जाती थी। तो 74 में ये कानून आ गया। फिर जब कमीजें काली होनी शुरू हुई दिल्ली के अंदर, तो मतलब आप चल रहे हो तो आप ऑफिस जाके मुंह धोते थे, कमीजें बनियान काली सब हो जाता था। तो फिर नया कानून आया, उसका नाम था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसमें उन्होंने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की। जगह जगह लगे कि एयर में कितना पोल्यूशन है, जो हम सोचते हैं ना कि 10, 2.5 ये सारी चीजें सुनते हैं, तो ये तब सुननी शुरू हुई। अब दिल्ली में पोल्यूशन
का पहला पहला असेस करने का ही बोर्ड आईटीओ में लगा था, जो बताता था कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। तो वाटर के बारे में हमने सोचा 74 में, एयर पोल्यूशन में आते आते हमें 81 बन गया। उसके बाद हमने एक बड़ा कानून लाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक अम्ब्रेला कानून था जिसने कि सब चीजों के बारे में बात की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। फिर एक बहुत ही अच्छा वो बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, 2010, जिसके अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना की गई। अब कोई भी व्यक्ति इसके अंदर एनजीटी में कोई भी मामला लेके जा सकता है। अभी तक पर्यावरण से सिर्फ, संबंधित। हाँ, पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित, हाँ। और पहले बोर्ड्स बने हुए थे, बोर्ड अपना काम कर रहे थे, लेकिन बोर्ड की अपनी सीमाएं भी थी। बोर्ड में कोई जाएगा, कुछ करेंगे, उनके कितने फंड्स हैं। अब ये हो गया कि एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गई, उस तरह से एक आम आदमी को भी हो गया, संस्थाओं को भी हो गया कि उनको लगता है कि कुछ पर्यावरण संबंधी मामला हो रहा है, तो उनके पास एक संस्था होगी जिसके पास वो जा सकते हैं। तो वो एनजीटी के पास जाने शुरू हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनता था, मेंबर, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते थे। जैसे हम कंप्लेंट डालते थे, वो सब एजेंसीज को बुला लेते थे, बात करते थे, समाधान शुरू हो जाता था। बहुत से मुकदमे एनजीटी में जाने शुरू हो गए और सबके ऊपर समाधान मिलना शुरू हो गया, एक एक्टिविज्म आ गया। ये 2010 से वो एक्टिविज्म बहुत बड़ा, बहुत से लोग एनजीटी में पहुंचे और बहुत से मुद्दों को लेके गए, बहुत से मुद्दों का समाधान हुआ। तो ये चीजें जो थी बोर्ड से निकल के हाथ में आकर एक संस्था के हाथ में आ गई, जिसका इंटरेक्शन आम बंदों के साथ, आम लोगों के साथ था। उसके बाद हमने कानून बना रहे हैं, एक बीच में बताना भूल गया, 1991 में कानून आया था, द पब्लिक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। जैसे कि जैसे भोपाल की कांड हुआ, ये हुआ, उस वक्त उनको कंपनसेशन देने के लिए भी कोई संस्था नहीं थी। वो उन भोपाल वालों से हमने सालों साल झगड़े चलते रहे, यूनियन कार्बाइड शायद उसका नाम था, कि कंपनसेशन कैसे देंगे। तो बहुत देर तक वो कंपनसेशन हुआ। फिर एक नया कानून हुआ, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। कोई दिक्कत होगी तो फिर इंश्योरेंस उनका रहेगा, जनता को मिल जाएगा। एक नया कानून 2016 में भी आया, इसका नाम था हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। अब इतनी सारे केमिकल वेस्ट होता है जिसको हैजार्डस बोलते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, एनवायरमेंट के। अब क्या करते थे कि पूरा का पूरे केमिकल से उन्होंने लोहा बनाया, ये बनाया, वो सारे केमिकल धरती के अंदर डाल दिए। दिल्ली में वजीरपुर का नाम आपने सुना होगा, एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, जहां पे लोहे का प्रोसेस होता था, स्टील स्टील रोलर्स लगे हुए थे। स्टील रोलर्स में वो लोहे से जो स्टील की चादरें बनती थी, और उसका केमिकल होता था, वो सारा का सारा पानी जो था वो अंदर जाता रहता था। तो वजीरपुर के आसपास के शालीमार, अशोक विहार, ये 5 से 10 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड वाटर था वो काला हो गया, उसमें केमिकल आ गए। तो ये दिल्ली में हमने देखा है अपनी आंखों से, मतलब अब से कोई 20 साल पहले हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो एजेंसी सारी थी, पर वो कुछ नहीं कर रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको बंद करना पड़ेगा, तो वो दिल्ली से बंद हुए और दिल्ली से काफी हद तक पॉल्यूशन खत्म हुआ। इसके बाद एक आया ई ई ई आई ए नोटिफिकेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां लग रही हैं, स्कूल लग रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ऐसे कुछ है। तो सरकार ने बोला, नया कानून लाके बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होगा उससे पहले एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि इस कानून को, जो इस बिल्डिंग को जो आप बनाओगे, चाहे वो सड़कें या चाहे कुछ है, इसका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये एनवायरमेंट को कितना खत्म करेगा। तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको कि मेरा प्रोजेक्ट एनवायरमेंट को कितना खराब करेगा। तो उसका असेसमेंट होगा, अगर एनवायरमेंट को खराब नहीं कर रहा होगा तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो इससे पूरे देश के अंदर प्रोजेक्ट्स को रुकावट भी है, पर एक अच्छा कानून नया बना 2006 के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारा एक कानूनों का काफी बड़े, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 9 कानून या रूल्स करके मेजर आए। मैंने आपको 5 कन्वेंशन के बारे में भी बताया, जो कि हमारे को कुल मिला के जो एनवायरमेंट का मुद्दा है, इन सबको गवर्न करती है। थैंक यू। राजेश जी, अभी अगर हम देखें तो क्या आपको इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर हम करें, क्योंकि कानून तो हैं और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस मुझे लगते हैं इसको लेके। एक तो आपने बताया कि अवेयरनेस नहीं है, दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा पर नहीं है। तो दो चीजें तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। बट ओवरऑल एज अ लॉयर भी बहुत सारे केसेस आप डील करते हैं और देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में? क्योंकि लगता है कि कानूनी ढांचा तो काफी रोबस्ट है, और इसके साथ ही अगर आपको लगता हो कि कानूनी ढांचे में भी कोई, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए, या शायद ज्यादा स्ट्रिंजेंट करने के लिए, या शायद ज्यादा स्पीडी ट्रायल करने के लिए,
वट एवर इट इज। तो आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए हमारा? मैं जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं। और उसमें हम एक जब मैंने एनजीटी की बात कराई तो मैं सरकारी संस्थान जो बन रहे थे उनकी बात ही कर रहा था। मैं कोर्ट की बात उस वक्त नहीं ला पाया क्योंकि हमने तय किया था कि हाँ, उसके इसे आगे। लेके कुछ जो बड़े मुकदमे हुए हैं, बड़े हाँ। डिसीजन आए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा पहले हाँ, बताएं। क्योंकि एनजीटी तो अभी बना ना, और उसके बाद भी एनजीटी के कारण से भी बहुत सी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो थी भारत देश की, जो कि जब से पॉल्यूशन हुआ, जैसे कि ये यूनियन कार्बाइड का हुआ, और पहले दिल्ली में हुआ, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स दिल्ली में है एक डीसीएम की। तो उनकी एक कंपनी थी जिसके अंदर सन 1986 में गैस लीक हुई, मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा गैस आ गई थी, काफी लोग बेहोश हुए, कुछ लोग मरे भी थे, लेकिन सबको दिक्कत आई थी उस गैस से। उस वक्त एमसी मेहता साहब, नाम बहुत बड़ा नाम है, एक वकील हुआ करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे वो। उन्होंने मुकदमा फाइल किया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से 1986 में। और उस वक्त कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने बोला एजेंसीज करो, सब कुछ करने दो। उस वक्त कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल लगाया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। ये एक नया वो आया, तब तक ये नहीं था कि भाई, तब तक होता है जिसको नुकसान होगा वो तय वो जाएगा और वो अपना कंपनसेशन करेगा, जो मुझे नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगा। एक नया कानून, नया एक लीगल प्रिंसिपल निकाला गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री हैजर्डस सब्सटेंस से डील कर रही है, जो मतलब विषाक्त चीजें हैं, तो अगर उसके कारण से किसी को नुकसान होता है तो उनकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, उनको उस नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी, विदाउट एक्सेप्शन। उनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई उनके पास बचाव का रास्ता नहीं है। तो पहला मुकदमा हमारा 86 में हुआ। उसके बाद श्री एमसी मेहता ने दूसरा मुकदमा डाला सन 1987 में, ये जो गंगा पॉल्यूशन के बाद। तो गंगा, जिसके गंगा में बोलते हैं, अभी भी बात होती है गंगा के बारे में। एक गाना भी था, आपको भी अरुण जी याद होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो वो गाना मुझे याद नहीं, जी जी ब्यूटीफुल जी, वो एक्ट्रेस। राज कपूर की एक फिल्म थी, राम तेरी गंगा हाँ, मैली। राम तेरी गंगा मैली हो गई। हाँ, तो जो राम गंगा मैली जो थी वो सिर्फ पिक्चर में नहीं, सिर्फ पापों से नहीं हो रही थी। तो उसमें मैंने बताया ना कि वो मतलब, अभी तो गंगा के शुरुआत में भी शहर काफी बड़े बड़े हो गए। तो वाटर गंगा पोल्यूशन के ऊपर ये मुकदमा उन्होंने फाइल किया 87 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किए कि कोई भी पोल्यूटिंग टैनरीज, इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी बंद की जाए गंगा के आसपास के रास्ते में। तो ये सफर जो सन 1987 में सुप्रीम कोर्ट में श्री मेहता जी ने शुरू किया था गंगा को साफ करने वाला, अभी हम आ गए 90, और 2025। पता नहीं कितने दशक लगते हैं यार चीज को। हाँ, तो दशक के करीबन बाद भी 38 साल हो गए। 38 साल में अभी भी हम गंगा की उसके बारे में बात ही कर रहे हैं ना, कि गंगा का कितना उसमें मल है या कितना वो है, कितनी पोल्यूटेड है। तो और यमुना की तो बात ही खैर छोड़ दो, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, यमुना के किनारे रहता हूँ, तो उसका उसकी तो कोई बात ही करना वो नहीं है। ऐसे एक वेल्लोर में केस हुआ, जैसे अभी दक्षिण की बात कर रहे थे, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम ने भी मुकदमा डाला। उन्होंने तमिलनाडु के वाटर पोल्यूशन और वाटर बॉडीज के पोल्यूशन के बारे में मुकदमा डाला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल निकाला, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर्स पेस प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर्स पेस प्रिंसिपल, जो पोल्यूशन देख करेगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो नए प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने वेल और सिटीजन वेलफेयर फोरम में 1996 में ये किया। और सस्टेनेबल एज ए, उसके बाद एक नया मुकदमा आता है का, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने फिर वो हैजर्डस इंडस्ट्रीज के बारे में, जो राजस्थान में थी, और राजस्थान की जो धरती और पानी जो था अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा था, उसके साथ एक कमलनाथ जी बहुत बड़े कांग्रेस के मिनिस्टर होते थे, उन्होंने अपना मोटर बना लिया था वहां पे करके, फॉरेस्ट के अंदर और ब्यास नदी के किनारे के ऊपर। बहुत उसकी चर्चा हुई थी, सन 1997 की बात है। तो कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने बोला कि आप जंगल और पानी के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त हमारे दिल्ली के रिच के बारे में भी ऑर्डर हुए थे, यहाँ पे भी एक आसाराम बापू जी करके थे, उन्होंने काफी एरिया रिच का कवर कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिच को भी रिकवर किया। और उसके बाद टी एन गोविंद राजन का एक मुकदमा आया जिसमें कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में
आंध्र प्रदेश का नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुकदमा आपको ध्यान होगा, जिसके अंदर सरदार सरोवर डैम के बारे में वो भी सुप्रीम कोर्ट में भी आया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पानी के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गोदरेज का मुकदमा, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का मुकदमा, दिल्ली एयर पोल्यूशन, बहुत ही बढ़िया मुकदमा आया। स्टबल बर्निंग के बारे में, और जैसे अभी आपको पता है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो गाड़ियां चलनी बंद हो जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के कारण से आया, एनजीटी भी इसमें थी। ग्रैप जिसको वो हाँ, बोलते हैं, उसको ग्रैप अप बोलते ग्रेडेड हैं वो। रिस्पॉन्स। हाँ, वो रोज मेरी गाड़ी कभी चलती है, ड्राइवर बोलता है कभी नहीं चलती है, कभी कुछ होता है, तो जैसा भी है वो है। तो कोर्ट पूरी की पूरी जोर शोर से लगी हुई है, एनजीटी लगी हुई है, सब कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में अभी दिसंबर और नवंबर दिसंबर में जब जनवरी में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो आई थिंक पहले हमारे पास मशीनें नहीं थी, हमारे का 1000 से ऊपर का हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन लेवल। तो अब बड़ी तो इस बार तो 1500, 1600, 1700, 1800 तक जाता रहा उसमें। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने एक दिन बोला कि इट वॉज टचिंग 4000। तो अब ये देखो, बहुत समझ नहीं आता है, मतलब शायद आप बता पाए या हमारे दर्शक इसको बता पाए कि ऐसे महान संस्थाएं हैं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट जैसी, जिनकी बात कोई टालता नहीं है, ऐसे महान कानून है हमारे पास, और ऐसे महान एनजीटी जैसी संस्थाएं हैं, और महान सरकारें हैं, भारत सरकार है, दिल्ली सरकार है, बाकी सरकारें हैं, उनका पोल्यूशन के डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्रीज है पोल्यूशन को लेकर। इन सब के बावजूद अगर मैं दिल्ली निवासी होने के बारे में बात करूं, तो तकरीबन 3 महीने हम ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जिसके अंदर हवा में डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक दिन की 40-50 सिगरेटें आप पी लो, निकलना मुश्किल हो जाता है। हम तो घरों में रहते हैं, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, जो लोग सड़कों पे रहते हैं आप उनकी कल्पना कर सकते हो। दिल्ली में लाखों लोग तो सड़कों पे रहते हैं, वो बच्चे जो भीख मांगते हैं सड़कों के ऊपर, वो 24 घंटे उसी पॉल्यूशन में सोते हैं। तो उनके बारे में देखिए। और उसके बाद मैं तो यमुना के बिल्कुल किनारे में रहता हूँ। अभी भी आज सुबह भी हम सैर कर रहे थे तो यमुना की तरफ से जो हवा आ रही थी उसमें से बदबू आ रही थी। और मेरे घर के एक तरफ यमुना है, मेरे घर के पिछली तरफ गाजीपुर का कूड़े का वो ढेर है। तो जब हवा वहां से चलती है तो हमें पता चलता है ये गाजीपुर की बदबू है, ये यमुना की बदबू है। तो दो बदबुओं के बीच में ज्यादातर दिल्ली रहती है। पर दूसरे आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे यहाँ स्केल का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो है वो प्रॉब्लम है? क्योंकि एक ये भी कहा जाता है कि ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, फॉर अ हंग्री मैन यूटोपिया इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ फूड। तो कई बार ये कहा जाता है कि अरे ये एनवायरनमेंट और पर्यावरण ये तो मतलब बौद्धिक विलासिता की चीजें हैं। हालांकि अब जो है वो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे एवरीबडी इज गेटिंग अफेक्टेड, किसान अफेक्ट हो रहे हैं, फसल अफेक्ट हो रही है, काम धंधे अफेक्ट हो रहे हैं। और तो आप इसको जैसे अभी देखिए दिल्ली में इस बार सर्दी ने नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में सर्दी बिल्कुल नाम मात्र की पड़ी है, तो एक पूरी जो सर्दियों के कपड़े बनाने वाली या जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बड़ा भारी नुकसान बेसिकली हुआ है। तो उसमें नेचुरल बात है, जो फैक्ट्रीज में मजदूर भी काम करते होंगे उनको भी इसका असर पड़ेगा। मतलब मेरा आपसे ये जानने का ये है कि ये कैसे मतलब जो है बैलेंस आपको लगता है कि जो कानून है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट ठीक से, कानून ठीक है, इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहे, या कहीं न्यायिक ठीक व्यवस्था बात में है। भी सुधार की जरूरत है, हाँ, मतलब या समाज में जो है वो इसको लेके वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कल्चर, अभी मतलब। मैं आपकी अनुमति हो तो इस सीरियस डिस्कशन को थोड़ा सा लाइट करने की जी कोशिश जी करता जी। हूँ। हम पंजाबी लोग हैं तो हम बहुत चुटकुलों में अपनी जीवन बिताते हैं, मतलब तो पंजाबी का एक छोटा सा चुटकुला है, मैं आपको हिंदी में पंजाबी में मिला के सुनाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि अ, बंगालियां दी विल, बंगाली लोगों की जो विल पावर है बहुत अच्छी होती है, बंगालियां दी विल, नेपालियां दी हिल, नेपालियों की ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी हिल है, और गुजरातियां दी बिल, बहुत पैसा खर्च करते हैं वो, और पंजाबियां दे दिल, ठीक है, और अंत में वो बोलता है आउटकम निल। तो इतने सारे कानून, इतनी सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी वेनजीटी सब मिला मिलू के, देन द आउटकम एज ए दिल्ली रेजिडेंट मेरे को आउटकम क्या निकलता है कि 3 महीने हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इतना पोल्यूशन है, सांस के लेके लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और इतना कुछ करने के बाद आउटकम, आउटकम तो हम तो ये देखेंगे ना कि मैं खिड़की खोल सकता हूँ कि नहीं। 3 महीने मैं बिल्कुल गंगा यमुना के किनारे रहता हूँ, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, किलोमीटर तक, मतलब 5 किलोमीटर तक पेड़ दिखते हैं।
मैं घर की खिड़की नहीं खोल सकता, मैं कार की खिड़की नहीं खोल सकता। तो इस स्थिति में रहते हैं तो आउटकम इज निल। और जब हम एनालाइज, जो लोग एनालाइज करते हैं कि मतलब ये संस्थाएं कहती हैं हम काम कर रहे हैं, अरे आप काम कर रहे हो तो काम हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा? तो जो जो लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया, वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट पोल्यूशन, ये अंडर स्टाफ है, उनके पास स्टाफ ही नहीं है, फंड्स भी नहीं है, अंडर फंडेड भी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये जो पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, जुडिशरी है और गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे मिलकर काम करती है। तो ये संस्थाएं संस्थाएं अब काम करना बंद हो गई। संस्थाएं कहती है कि जैसे दिल्ली का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, तो सारी एजेंसीज कहती हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट करेगी हम वो करेंगे। आपको याद है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने सारी बसें बंद कर दी थी जब कपड़े हमारी कमीजें काली होती थी, और बोला था सीएनजी उन्होंने लाएंगे। ये कहा था कि उस समय ब्लू लाइन चला करती थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप इसको सीएनजी पे कन्वर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर डेट तक। तो बढ़िया हो गया ना, सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने और वो बोला हुआ, लोग मान रहे थे। मैं उस समय एज ए जर्नलिस्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर कवर करता था, राजेश जी। तो था। मुझे ध्यान है कि लोग ये बोलते थे कि अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है, इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर कैसे हो जाएगी, और सीएनजी पे हाँ, कैसे पूरा का पूरा बन बढ़िया। के आज पूरी दिल्ली में सब कमर्शियल व्हीकल्स जितने हैं जो है, ऑल ऑफ देम आर रनिंग ऑन सीएनजी लार्ज। अब मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं चलेंगी, आप सीएनजी पे ले आओ सारा का सारा। अब वो मैंने अभी आपको पंजाब चुटरा बनाया आउटकम ने। तो इतना सब करने के बाद, उसके उस पूरी प्रक्रिया के 30 बरस के बाद, अब दिल्ली का पोल्यूशन 1000, 2000, 3000, 4000 तक टच करता है, वो व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है। तो सीएनजी भी आ गया तो पूरा का पूरा क्या हुआ? संस्थाएं भी क्या कर रही हैं? संस्थाएं कहती हैं कि सर ऐसा है कि हमको अब जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो करेंगे, या जो एनजीटी करेगा वो करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास तो पर्यावरण के अलावा भी तो कुछ काम है ही है ना, देश में इतनी पता नहीं कितने करोड़ों मुकदमे हैं, वो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो डेट आती है, तो इस तरह से एक इसको बोलेंगे कि संस्थाएं अपने आप में, जैसे होता है ना, बैलेंस खराब हो गया। जब आप सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करते हो कि अब वही सब कुछ ठीक कर देगी, तो वाटर पोल्यूशन देखिए ना, दिल्ली में यमुना गंदी नहीं है, बहुत ज्यादा गंदी है। दिल्ली का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन गंदा नहीं है, बहुत ज्यादा गंदा है। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के होते, यहाँ पे 40-25-30 सुप्रीम कोर्ट के जज, 40-45 हाई कोर्ट के जज, सारे भारत सरकार के सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो इन सब के बावजूद जो अगर ये मामला हो रहा है, तो ये फिर थोड़ा तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये व्यवस्था के तौर पर हम लोग बिल्कुल शिथिल हो गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 3 महीने खासकर जो चलते हैं वो बहुत ही दुख और कष्ट के लगते हैं। तो ये थोड़ा सा वो है। दूसरा जो जुडिशियल का मामला है, अब कोर्टों में इतने सारे केसेस हैं तो एनवायरमेंटल भी डिले हो जाता है। तो उसमें तो तरीके आएंगी जब पोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब 1000-1500 पार करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जागेगी, भाई सब संस्थाएं जाग, फिर सब जाग जाएंगे। जब वो जागेंगे तब तक तो हम तो सफर कर रहे होंगे। तो ये प्यास लगने पे कुआं खोदा जाएगा, फिर प्यास बुझ जाएगी, फिर हाँ, उसमें मिट्टी डाल दी ये जाएगी। पता नहीं ये कैसे कुएं कूदने वाले हैं, ये कुएं कैसे खोद रहे हैं। हमारी प्यास तो बुझ नहीं रही, रिलीफ तो नहीं मिल रहा ना हमारे को। हमारा हम बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते, बिना एयर प्यूरिफायर के घर में नहीं रह सकते, सो नहीं सकते। तो एक नागरिक के तौर पर तो मुझे लगता है मुझसे बहुत धोखा कर रहा हो रहा है। ये धोखा कौन कर रहा है? मैं किसी का नाम लूंगा तो मेरे को अंदर जेल में डाल दो। लेकिन धोखा तो मेरे साथ हो ना, मतलब बहुत धोखा हमारे साथ हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपका भला कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये भला करने और धोखा होने के बीच की एक कयावत जो है, ये मुझे तो समझ नहीं आती। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे तय करूंगा? आपको दुनिया का कोई एजेंसी बता दे कि इतने सारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो इसके बीच में क्या गैप है? फिर भी कुछ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है तो ये जो है, क्योंकि गैप्स आ जाते हैं उसके अंदर। अब इसमें इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, जैसे कि कुछ देशों ने ऐसा किया, वहां पे अगर ब्लैक रेन हुई तो उन देशों ने अपने अपने कैपिटल से 200 किलोमीटर तक सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। हमारे दिल्ली में आप देखिए, दो चीजें हैं दिल्ली के अंदर, एक इंडस्ट्रियल मतलब एयर पोल्यूशन है जो कि व्हीकल को लेकर है, दूसरा वाटर पोल्यूशन है। तो दिल्ली के अंदर अब मानिए ना मानिए गंदे नाले हैं जो जो सीवेज का पानी लाते हैं। दिल्ली के अंदर कहते हैं 100-150 के करीब जो है वो वो है, मतलब स्लम की बस्ती है। हजारों स्लम बस्ती है, मतलब वो ऐसे 100 के करीब नाले हैं या ऐसा कुछ करें जो सीवेज को लाते हैं। अब वो बस्तियां रेगुलेटेड नहीं है।
तो रेगुलेटेड नहीं है, तो वहां पे और ये सीधे, देश के ज्यादातर अर्बन ये मतलब में ही। दिल्ली का नाम ले रहा हूँ, ये सब हाँ, जगह पर है कि जी। बस्तियां मतलब लोग गांवों से शहरों में आएंगे, शहरों में अनप्लान्ड अच्छे, अर्बन डेवलपमेंट की वजह हाँ, से ये शहरों सारी। में स्लम करेंगे। स्लम आने के बाद उनके नहाने का, कपड़े धोने का, उनका मल मूत्र पूरा का पूरा वो अनट्रीटेड होके नदियों में जाएगा, नदियों में जाके है। लेकिन क्या किसी की ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो बोले कि नहीं, दिल्ली में हमारी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ पार कर गई है, नाउ नो पर्सन विल एंटर इनटू दिल्ली विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट एजेंसी। या कोई बोले कि नहीं, अब कोई भी व्यक्ति कहीं पे कुछ भी रहने से पहले या मकान बनाने से पहले किसी को अल्लाह ने जितना हो गया, अब कोई नई कोई झुग्गी नहीं पड़ेगी, नई कोई मकान नहीं बनेगा। एक कोई भी व्यक्ति दिल्ली में आने से पहले परमिशन लेगा अथॉरिटीज की, जैसे पूरी दुनिया में होता है ना। आप बीजिंग के अंदर बिना परमिशन के नहीं रह सकते हो, ये बाकी देशों में होता ही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। सुना है दिल्ली में 20,000 नए लोग रोज जुड़ते हैं, तो 20 लोग अपने साथ पॉल्यूशन भी तो लाते हैं ना। तो वो तो होता नहीं है। दूसरा ये जो है इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ, जैसे कि भारत एक थोड़ा अभी हम विकसित भारत बनने में समय लगेगा हमको, लेकिन विकसित भारत बनने के लिए तो इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। अब इंडस्ट्री का होना जरूरी है तो उसके साथ पर्यावरण के मुद्दे भी जुड़ते हैं। तो वो जो बैलेंसिंग है कि कैसे हम इंडस्ट्री को उसका बैलेंस करेंगे, मेरे ख्याल से वो बैलेंसिंग भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश की जो विषमताएं हैं, गरीबी है, इनसे बाहर निकलने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें बहुत तेजी से अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक कीमत है जो हमें चुकानी है। तो हमें ग्रोथ भी चाहिए, उसके बिना भी गुजारा नहीं है, हम कीमत भी चुका रहे हैं। तो ये दोनों चीजें का क्या सामंजस्य होगा, ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि गोल्डन स्केल भी अगर लगा दो तो भी उसका सामंजस्य ठीक नहीं होगा। दूसरा जो अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि लिमिटेड सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। अभी भी हम लोग सुबह सैर नहीं कर पाते थे पोल्यूशन के दिनों में। तो मेरी पत्नी बोली कि बाहर जाओगे तो नुकसान सेहत को ज्यादा होगा। जिम के अंदर भी पोल्यूशन बढ़ जाता था, तो लोग बोलते थे ये तो पॉल्यूशन तो जी, ये तो सोचने की बात है, आप ना सोचो तो कुछ भी नहीं है, सोचोगे तो। उनको 500 600 1000 1500 में लोगों को लगता था कि ये तो है ही नहीं, लोग कहते थे है ही नहीं है, देखो कहाँ लग रहा है पॉल्यूशन, है ही नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये पॉल्यूशन के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। जैसे आप अभी बता रहे थे कि अभी संघ ने एक महान काम शुरू किया कि भाई उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो संघ जैसा एक बड़ा महान संगठन अगर बढ़ता है तो उसको भी, उसका अभी आपने बताया, मेरे आसपास मैंने महसूस भी किया, तो थोड़ा और बढ़ेगा तो हम जल्दी निजात पा पाएंगे। और पुअर एनवायरमेंट जो गवर्नेंस है, करप्शन है इसमें, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो सबसे सभ्य कॉलोनीज में से एक है, उसको कॉमनवेल्थ गेम विलेज बोलते हैं। हमारे बाजू में एक ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम विलेज जो है वो अ, दिल्ली के सबसे पॉश कॉलोनीज में से माना जाता है, और बहुत ही प्लान्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। ऑफ लेट ये जब भारत में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में हुए थे उस समय इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था। और इसमें जो है राजेश जी रहते हैं, और जो है हमारे दिल्ली के अभिजात्य वर्ग के लोग उसमें जो है रहते हैं। तो राजेश जी ये व्यंग्य नहीं है, ये मैं एक दर्शकों को बता रहा हूँ कि मतलब हाँ, जिसके अंदर की बेस्ट ऑफ दी अब बेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए जो है। अब उसी की फैसिलिटी बता रहा हूँ कि मैं जो दिल्ली में दुनिया भर को दिखाने के लिए कि हम सबसे अच्छा क्या बना सकते हैं, उसके आधे किलोमीटर पे यमुना बहती है जहां से बदबू आती है, उसके 1 किलोमीटर पे कूड़े का पहाड़ है जहां से बदबू आती है। खेल गांव, अक्षरधाम मंदिर और अक्षर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक सेप्टिक प्लांट है, जो सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। पिछले बरस के अंदर उस सीपेज प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ पंगा हो गया। तो हमारे यहाँ के लोग बताते हैं कि इस अभिजात्य संस्था और अभी मंदिर का पूरा सीवेज जो है वो अनट्रीटेड यमुना में काफी महीने गया। मुझे अभी भी नहीं पता स्थिति क्या है। तो जब जहां पर ये स्थिति है, वो जो बाइबल में बोलते हैं ना, when the wood was green what would happen when the wood would be dry, ऐसा बोलते हैं कि ये तो सब कुछ दिल्ली के अंदर भी तो सीवेज प्लांट हमारे वहां से अनट्रीटेड यमुना में जाता है। तो क्या यमुना तो खैर आप आके देखो, बदबू का इतना वो है, चलो ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। ये मतलब हम बातचीत शुरू करते हैं कानूनों के बारे में, अंत तो गत्वा पर बहुत देखिए क्या काटक है हो कि जाता है। कानून अपने आप में, राजीव, जैसे आपकी हमारी अक्सर ऑफ कैमरा भी चर्चा होती है, कानून लॉ इज अ सब फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। वेरी राइट। ओवरऑल जो उसके सामाजिक संदर्भ हैं जो है
वो एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भों में ही जो है कानून बनते हैं, कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए अलग राइट। अलग देशों में अलग अलग सामाजिक परिस्थिति हैं, तो एक ही विषय को लेकर कुछ अलग अलग कानूनी प्रावधान जो है वो बनते हैं। और राइट। तो मुझे लगता है कि राजेश जी, हम आज इस चर्चा को रोकते हैं यहाँ पर। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों से आग्रह है कि जैसा राजेश जी ने कहा, आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं घर में, जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो यूज करें। जैसे आप कूड़ा ही अलग जो करते हैं उसको भी, हाँ। उसमें भी आप आजकल बाजार में बायोडिग्रेडेबल जो है वो आपको ऐसे थैले मिल जाते हैं जिसके अंदर की हाँ, आप काला और नीले रंग का थाला है, थैला जी अलग जी, अलग। काले, ग्रीन और ये ग्रीन मिल एंड जाते हैं। ग्रीन, यस यस। प्लास्टिक का कम से कम जो है वो उपयोग करें। और पर्यावरण को जो है आप जितना ज्यादा सुरक्षित रखने की, अपने हमारे घरों में फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, शादियां होती हैं, तो उसमें जैसे राजेश जी ने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में बहुत पानी की, प्लास्टिक की बोतलें बिल्कुल यूज नहीं होती हैं। जी कोशिश जी। करें कि प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के ग्लास, ये सब जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को यूज करें। और अवेयरनेस रखें उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको भी ये प्रभावित कर रहा है। और आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी और ज़्यादा प्रभावित करेगा। कानूनी जो ढांचा है वो भी समय के साथ इवॉल्व होता रहेगा। राजेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के बारे में, कानूनों के बारे में। अगर दर्शकों का कोई राजेश जी से प्रश्न हो या इस विषय पर कोई जानकारी और चाहते हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग।